नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम है संवाद। आज का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो बलिया के रंगमंच के पुराने कलाकार रह चुके हैं। टाउन डिग्री कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहते हुए रंगमंच को आपने बहुत बड़ा योगदान दिया बलिया के रंगमंच पर। आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे सामने है डॉक्टर RS राय जी, रामसुंदर राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, आमतौर पर ये चलती है बात कि जो साइंस के लोग हैं वो कला और संस्कृति से ज़रा कम लगाव रखते हैं, लेकिन आपका झुकाव कब और कैसे हुआ इधर? सच पूछे तो बचपन से ही जी मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं संगीत के प्रति लगाव रहा है। विभिन्न कक्षाओं में अंताक्षरी वगैरह में भाग लेता था जी। और जब मैं नियुक्त हुआ प्रवक्ता के रूप में श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय में, तो उस समय आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी प्रिंसिपल थे। और आप जानते ही थे, नाटक के बहुत बड़े रंगकर्मी, अभिनेता एवं निर्देशक थे। और उन्होंने कई नाटक कराए उसमें। तो पहला ही नाटक जो अजंता हुआ, अच्छा, उनकी विशेषता ये थी कि वो अपने ऑफिस के चेयर पर बैठे रहते थे और स्टेनो से नाटक टाइप कराते थे। वहीं बोलते जाते थे या नाटक तैयार हो जाता। ये बड़ी बात। कई दिनों के बाद तैयार हो जाता था। तो अजंता में मुझे महामंत्री चंडसेन का पाठ उन्होंने दिया था। और सारे अध्यापक ही अधिक थे, बहुत कम लड़के रहा करते थे। तो उस समय उन्होंने जब देखा मुझ में प्रतिभा कुछ थी, तो फिर दूसरा नाटक खेला गया, आचार्य विष्णुगुप्त। अच्छा। तो उसमें चंद्रगुप्त मुझे बनाया था। और जब तक वो रहे तब तक जो नाटक खेले गए उसमें मुझको भी हमेशा अभिनय करने का मौका मिला और लोगों ने भी पसंद किया था। मेरी भी रुचि बढ़ती गई। जब वहाँ से वो चले गए तो डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव प्राचार्य हुए और ये भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत रुचि लेते थे और इन्होंने मुझे ललित कला परिषद का डायरेक्टर बना दिया। अच्छा, मतलब उस समय ललित कला परिषद महाविद्यालय में था? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने बना दिया। तो अब सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे ही, चाहे विद्यार्थियों का, अध्यापकों का। तो अब ये तय हुआ कि लाइब्रेरी बनाना है, लाइब्रेरी पुस्तकालय की बिल्डिंग का निर्माण करना है। तो छात्रों पर टिकट लगा और तय हुआ कि कौन सा नाटक खेला जाए। तो होरी नाटक, अच्छा, जो गोदान का नाट्य रूपांतर था, वही लाइब्रेरी से मिल गया और उसकी कई कापी मंगाई गई। और अब वो गोदान ही था। सारे अध्यापक और उसमें 2, 4, 5 विद्यार्थी थे। उसी का रिहर्सल होने लगा खूब जम के। उसमें नारी पात्र भी लड़के ही थे। अच्छा। उस समय लड़कियां नहीं भाग लेती थी। चतुर्वेदी जी के जमाने में लड़कियां भाग लेती थी। अच्छा, ये परशुराम जो सीताराम चतुर्वेदी जी के रिज्यूम में लड़कियां भाग लेती थी? हाँ, बीएड की जितनी छात्राएं। अच्छा, उसके बाद नहीं ना उतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे लोग। तो गांव की ओर होरी नाटक खेला गया। अब उसमें बीच में एक जगह होली का दृश्य है। उसमें अब चूंकि मैं गाता था, इसलिए उसमें एक रखा लोगों ने कि एक संगीत का भी जो है गीत होगा जो। तो उसमें यही था कि जहाँ करिया बतन, जहाँ मन बड़ा घोर, मन उड़ उड़ जाए वही गांव की ओर। अरे वाह। तो गांव की ओर चूंकि उस गीत में है, इसलिए पूरे नाटक का ही शीर्षक लोगों ने रख दिया गांव की ओर। अच्छा। गोदान को उन्होंने गांव की ओर कर दिया। और वो गीत था नगेंद्रनाथ भट्ट का। अच्छा। वो कवि थे, बलिया के ही पुराने कवि थे। तो नगेंद्रनाथ भट्ट उनका गीत इतना जमा के अमेरिका के आए थे सब, वो भी इस गीत को रिकॉर्ड करके ले। अच्छा। और उसमें मैं गोबर बना था।
अच्छा, गोबर बने थे, आपको गोबर बड़ा बने थे। महत्वपूर्ण पात्र, हाँ, बहुत। कोई केंद्रीय पात्र के उसमें जो है। बहुत अच्छा हाँ, कार्यक्रम हाँ, हुआ। और 3 दिन होता था, 2 दिन छात्रों का और 1 दिन नागरिकों का। अच्छा, पब्लिक के लिए अलग से पब्लिक शो के लिए अंत में। अच्छा। 2 दिन, अब उस दिन लड़के नहीं आते थे, तो बड़े आराम से लोग देखते थे। सब इंजीनियर, डॉक्टर, सब छोटे लाल वगैरह सब लोग आते थे। ये सन कौन सा लगभग रहा होगा, कौन सा सत्र अंदाजा आपको? 1966 के करीब, मतलब 60-70 के दशक की ये बात है। हाँ। मतलब ये महत्वपूर्ण बात है कि 60-70 के दशक में बलिया में रंगमंच होता है और पंडित सीताराम चतुर्वेदी के रिज्यूम में उसमें लड़कियां मंच पर आती हैं, ये बड़ी बात है। और वो बहुत समृद्ध रहा उस दौर का रंगमंच। हाँ, उसमें सबसे बड़ी विशेषता कि पंडित जी जब थे जी, तो वो यहीं से स्थानीय ही मेकअप वगैरह चाहे पर्दा वर्दा बहुत कम लगाते थे। लेकिन हम लोग, मैं स्वयं गया जी। बनारस, और दीन बंधु जो एक था मेकअप मैन और टेंट वाला, पोशाक वाला, उसको जब हायर किया था मैंने, तो बनारस से सारे मेकअप मैन आए थे। अच्छा। सारा पर्दा आया था, सब पोशाक आया था। उस समय सब आधी बाह के देहात वाली गंजी और सब, मतलब वो होरी का जब मंचन आप लोगों ने, तो बनारस से सारी चीजें मंगाई गई, बनारस से ये बड़ी बात है। और यहाँ वो भी था, माइक था, हाँ। कि एक ही माइक स्टेज पर लगा था और वो पूरा कवर कर और लेता नीचे सोए हुए भी रहते थे हम लोग, तो डायलॉग कर लेता था। सुनाई देता था, इतना सशक्त था। अच्छा, एक कहानी मैं सुनता हूँ, कितनी सच्चाई है आप बता पाएंगे कि बलिया में नाटक करने के लिए, और ड्रामेटिक हॉल में जब नाटक हुआ था कोई, हाँ। तो वहाँ पर जिंदा शेर लाया गया था उस मंचन के लिए, तो उसकी मैं क्या बता कहानी रहा है? हूँ। ऐसा था कि मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में, उसी समय कुणाल नाटक हुआ था। अच्छा। कुणाल नाटक कलेक्ट्रेट में महेश चंद्र शर्मा थे, जिलाधिकारी DM उस थे, समय। हाँ, उन्हीं के मतलब निर्देशन में हुआ जी। था। वो मैं बहुत प्रभावित हुआ था उस नाटक को देख अच्छा। करके। उसी में तिसरक्षिता को दंड देने के लिए अशोक, जब पता लग गया कि कुणाल के साथ इसने षड्यंत्र किया है, तो तिसरक्षिता को दंड देने के लिए वही बाघ के सामने, तो कहीं सर्कस हो रहा था, वहीं से महेश चंद्र शर्मा ले आए थे पिजड़े में, और पिजड़े में केवल दिखाया गया और उसके सामने ढकेल दिया जाता था तिसरक्षिता को, और उधर घूम के अपना वो गुर्राता था। ये दृश्य था। मतलब ये बलिया के लोगों ने देखा जिंदा शेर रंगमंच पे। लेकिन उस समय इतना मुझे प्रभावित किया वो नाटक, तो उसमें तो और खर्च हुआ था, हार्ड बोर्ड का सब सेटअप सब लगाया गया था, ऊपर अशोक खड़ा होकर और वो करता है। तो ये मुझे लग रहा है कि 60 के दशक की बात है ये। हाँ, क्योंकि 1954 में तो बना ही था वो ड्रामेटिक हॉल। हाँ, तो ये 55-56 की बात है ये। मैं उस समय पढ़ा। ये कमाल की बात है कि 1955-56 में बलिया में नाटक होता है और जिंदा शेर लाया गया रंगमंच पर, ये बड़ी बात है ये। तो उस दौर में उसी नाटक जी को देखकर मैं टाउन कॉलेज में जब डायरेक्टर बना था, तो मैंने भी सोचा कि कुणाल नाटक कॉलेज में किया जाए। तो मैंने 4-5 किताबें जुटाई थी। अच्छा। एक नेत्रदान, बिहार के एक लेखक थे वृक्ष बेनीपुरी, अच्छा, उनका कुणाल काव्य और कुणाल नाटक 3-4 मिला करके, और मुझे याद है मैं 2 बजे रात तक लिखता था सीन, दृश्य, और इतने 3 एक्ट होंगे और इतने एक में दृश्य होंगे, और मैं उसको लिख के कंप्लीट किया और उतनी कॉपी बनाया सबके डायलॉग का। अच्छा, अलग अलग फिर अलग सब लोगों को दिया। मेहनत है उस दौर में, बहुत मेहनत किया था, और डायरेक्टर में ही था, और मैं उसमें कुणाल बना था। अच्छा। तो इतना अच्छा हुआ कि लोगों ने कहा कि इस सिनेमा की तरह से लग रहा, पर्दा उड़ाया था इतना बाहर से, और अंधेरी रात है 12 बजे, और जब अशोक सोया है तो तिसरक्षिता जाती है उसका मुहर चुरा के लगाने के लिए, भेजना है कुणाल को कि तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। तो उस समय का दृश्य इतना भयानक, और वो बजाते थे सब म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक उसका जो है। और अंत में फिर जब मैं आंख निकालता हूँ अपने से, जब कोई कर्मचारी तैयार नहीं हो रहा है, जल्लाद भी हथियार फेंक दे रहा है, तो मैं पूरा वो होकर डायलॉग बोल के, पिताजी देखिए आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, सब आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं करूँगा। और वही छुरा लेके, और मैं ऐसा छुरा था कि पूरा
इसमें आँख में चला जाता था। अच्छा। और उसमें से रंग गिरता था खून। हम्म। तो मेरे परिवार के लोग आए थे देखने के लिए। अच्छा। इन लोगों को लगा कि सचमुच आँखें खराब हो जाएगी, सब लगे लोग। ये तो वो जो उसकी इतना उस दौर को याद करके देखिए सर, भावुक हो रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, उसमें परमेश्वर पांडे थे। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि उस दौर के कुछ ऐसे रंगकर्मी जो आपको प्रभावित किया हो। हाँ, तो हमारे कॉलेज में परमेश्वर पांडे तो थे ही, तो प्रिय थे चतुर्वेदी जी के। वो उनकी चूंकि रूपरेखा ऐसी थी, नाक, तो वो विदूषक का भी काम करते। अच्छा। विदूषक भी बनते थे, और उसमें होरी बने थे गोदान वाले में, और अशोक बने थे इसमें। और चंद्रात्रेय जी एक थे, ऐसे डॉक्टर SS चंद्रात्रेय थी। KP श्रीवास्तव पीछे से प्राउंटिंग वगैरह करते थे, उनकी पतली आवाज़ थी और अनाउंसमेंट करते थे। इस तरह से और लोग प्रॉम्प्टर तो बहुत अध्यापक लोग थे, ऐसे थे। और कई नाटक हुए उसके बाद भी। ये मैं बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि देखिए, बलिया में रंगमंच 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक तक बहुत ही समृद्ध रहा है, TD कॉलेज से लेकर के यहाँ ड्रामेटिक हॉल से लेकर के। और उस दौर में टिकट से लोग आते थे नाटक देखने के, टिकट लेकर के लोग आते थे नाटक देखने के, फीस के साथ ले लिया जाता। और लड़कियाँ भी उस समय रंगमंच पर आती थी उस दौर में। और बीच का थोड़ा गैप हुआ, फिर हम लोगों ने जब शुरू किया, तो अभी भी अब आज का जो दौर है, रंगमंच को एक दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा है। तो एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि आपने उस दौर को भी देखा है और आज का भी दौर आपने देखा है, बहुत सारे रंगमंच के कलाकार इस दौर में भी हैं बलिया में जो काम कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं इस समय? अंतर है, कोई विशेष तो अंतर नहीं है, रुचि बढ़ी है जी। लेकिन एक ही थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है कि उस समय वयोवृद्ध और एजेड लोग भी नाटकों में भाग लिया करते थे। जैसे हमारे कॉलेज में सारे सबको उतार दिया था चतुर्वेदी जी ने, लगभग स्टाफ को। जिनको बोलने नहीं आता उनको भी पात्र बना दिया था। कलेक्ट्रेट में भी कुणाल हुआ था, तो सारे कर्मचारी किए थे सब। और कलेक्ट्रेट में तो कई ड्रामा हुए। अब चूंकि मैं यहाँ नहीं दे सकता, मुझको बुलाते थे लोग पीछे से गाने के लिए या कुछ करने के लिए, हमेशा कलेक्ट्रेट में। और डॉक्टर रविशंकर सिंह था लड़का, जो हमारे ही कॉलेज में, वो बड़ा आतुर था कि मैं ये नारी पात्र बनूंगा। तो वो कांचन माना बना था, कुणाल की पत्नी बना था। एक पाठक था लड़का, उति सुरक्षिता बना था। लेकिन उस समय के DA एक दुबे DM थे, उस सुरक्षिता बना था पाठक। इतना सुंदर वो लगता था कि दुबे ने कहा कि जब तक ये नाटक में बोला नहीं, मैं जानता था कि ये नारी है। क्या बात है। ये महत्वपूर्ण अविस्तर ने बताया कि उस दौर में कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर, तमाम टीचर और कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, जो बुजुर्ग कर्मचारी, वो सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। आज वो दूरी बढ़ गई है, अब केवल नए लड़के जो आ रहे हैं वही कर रहे हैं। और एक अंतर कॉलेज में जी, उस समय इतने शांतिपूर्वक ढंग से लड़के देखते थे नाटक। छात्र नेता हमेशा प्रबंध करते थे, पुरस्कार देते थे लोगों को जो अच्छा लगता था। और उसके बाद ऐसा डिसिप्लिन खराब हुआ है कि मैं रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं दोबारा आ सकूं, क्योंकि अब रोने का दृश्य आएगा तो ये हंसना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, रंगमंच के बारे में तो कहा ही जाता है कि जितना करना महत्वपूर्ण उतना देखना भी महत्वपूर्ण है। देखने के अलग से एक संस्कार संहिता विद्यालयों की, इसीलिए विद्यालयों में तो बंद हो गया। अब आप लोग चला रहे हैं, ये बहुत एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हालांकि आपकी विशेषता आप लोगों की ये है कि अब वो बाहर से बहुत सारे साज सज्जा वाले नाटक नहीं चुनते हैं, क्योंकि उसको बड़ा साधन उसके लिए चाहिए, बहुत पैसा उसमें लगता है। तो आप लोग, और आधुनिक परिवेश में पारसी थिएटर तो अब है भी नहीं, तो खत्म, तो आधुनिक नाटक खेले जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का सबसे बड़ी, इसमें एक्टिंग और संवाद ही मुख्य है जी। इसमें और कोई वेशभूषा का महत्व उतना नहीं, तो संवादी तो बहुत ज़्यादा संवाद प्रभावशाली होना चाहिए। तो ये बड़ी विशेषता रही है उस दौर की। और चतुर्वेदी से आप लोग लगातार जुड़े रहे, और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं ख़त्म होने लगी।
तो ये बलिया के रंगमंच की एक समृद्ध परंपरा रही और उस परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं डॉक्टर साहब। आप संगीत से भी जुड़े रहे, संगीत आपका मुख्य, मैंने कई बार आपको सुना भी है। संगीत का तो वो खुद ईश्वर प्रदत्त है जी। जैसा मैंने बताया कि बचपन से मेरे मामा, 2-3 मामा और मेरी माँ, ये सब लोग गाते थे। और यहाँ पर मेरे पिताजी ढोलक बजाते थे, मेरे चाचा गांव के रामायण का दल में गाते थे और मेरा छोटा भाई मेरे साथ गाता था। तो उसी समय से मैं गाने लगा था। प्राइमरी में मैं प्रार्थना कराता था गा के, मिडिल में मैं प्रार्थना कराता था गा, अंताक्षरी में मैं 9th ये कुंवर सिंह विद्यालय में मैं गाता था। अब पढ़ने गया तो उस समय भी गोष्ठियाँ होती थी जैसे यूनिवर्सिटी की, तो उसमें लोग बोल देते कि राय साहब गाना गाइए, तो मैं गाता था। जब मैं यहाँ पर वक्ता हुआ तो देखा कि यहाँ संगीत विभाग है, इसलिए मैं संगीत विभाग में गया और ये पंडित काशी प्रसाद मिश्रा, फतेह मोहम्मद खान, नरेंद्र नाथ शर्मा ये प्रवक्ता थे मेरे साथ। तो बच्चों के साथ जो छात्रों को सिखाया जाता था, मेरा खाली पीरियड रहता था, उसी में मैं जाके बैठ जाता था। उन्हीं सबों के साथ मैं भी गाता था। करते करते मेरी रुचि बढ़ गई। उन लोगों ने खुद हारमोनियम खरीद के मुझे दिया। अच्छा। अब तब से मैं कॉलेज के प्रत्येक कार्यक्रम में गाने लगा। करते थे, बिल्कुल। तो बहुत सारे कार्यक्रम हमने सुना भी है आपको। ये देखिए, और एक मैं बताऊँ कि अभी आप बिल्कुल फिट दिख रहे हैं। 82 साल की अवस्था है और अभी चूंकि कोरोना की वजह से थोड़ी सी मतलब एकांतवास में है, नहीं तो हम लोग देखते थे कि 80 साल की जब अवस्था थी तो साइकिल से यात्राएं जो है आपकी बहुत होती रहती थी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, तो आमतौर पर अभी भी कला के प्रति लोगों की जो है नज़रिया जो है वो दूसरा ही रहता है और लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर IAS बन जाए, PCS बन जाए या फिर बड़े ओहदे पर चल जाए, लेकिन कला संस्कृति के प्रति उनकी जो रुचि अभी उतनी नहीं है। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे परिवार में और तो कोई नहीं था जो बाधक बने, सबको अच्छा ही लगता था, मैं गाता था, प्रशंसा सुनने को मिलती थी। सबसे विरोध मेरा, आप हंसेंगे, मेरी पत्नी है। अच्छा। आज तक वो संगीत विहीन है और संगीत का कोई मेरा मित्र भी मेरे घर पर आ जाता है तो उनको लगता है कि आ गए। लेकिन इस विरोध में और प्रभावशाली हो जाता है आदमी, अधिक शक्ति से उस विरोध का सामना करना पड़ता है। सही बात है। उसके बाद नहीं तो सब तो जितने रिश्तेदार हैं और सब नीचे के सब खुश होते हैं कि गाते हैं, अरे प्रशंसा मिलती है तो मैंने गायक को या कवि को। अब जनपद में जो भी मेरा परिचय है वो इसी संगीत के माध्यम से ही है। अन्यथा गणित के तो बहुत अध्यापक बलिया में रहे हैं, किसको कौन जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है कि इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि एक पर्सनालिटी जो है, जब आंतरिक प्रतिभा बाहर निकल जाती है तो वो पर्सनालिटी के रूप में डेवलप हो जाती है और आप एक पर्सनालिटी है। एक आखिरी मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे आप नई पीढ़ी को? और एक चीज़ और मैं भूल गया था, बता दूं कि मैं 10 वर्ष तक सबसे पहला गोरखपुर रेडियो स्टेशन का मैं कलाकार था वहाँ। अरे वाह। और एक बलराम यादव थे। ये दो ही आदमी हम लोग, जो स्थापना हुई उसी साल से 10 साल में रहा। पहले भोजपुरी में मेरा ऑडिशन हुआ, उसके बाद मैं सुगम संगीत में आ गया, गीत और भजन में, तो 10 साल तक रहा उसके बाद। और संदेश यही है कि जो भी सुखी रहना चाहता है, वो चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, यदि वो इंसान है, यदि उसके हृदय में भाव है, तो संगीत के प्रति तो उसकी रुचि निश्चित रूप से होगी। और ये दुर्भाग्य होगा कि उसकी संगीत के प्रति रुचि नहीं होगी। और नहीं भी है, अब क्या कहें, दुर्भाग्य यही है कि मैं तो कई बार राम गोविंद चौधरी यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री हुए तो मैंने कहा था कि सारे ये प्राइमरी विद्यालयों में संगीत कंपलसरी कर दो, एक विषय कर दो, क्योंकि छोटे बच्चों में जब कोमल भावनाएं जगेंगी तो कम से कम ये सब जो लूट पाट, उग्रवाद और बुरी भावनाएं नहीं आएंगी वो आदमी। क्योंकि किसी कलाकार को हमने नहीं देखा कि किसी को छुरा मारा हो, किसी को बुलेट मारा हो और किसी की हत्या की हो, उसके अंदर दया करुणा होती है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बढ़ावा इस समाज को उन्नत करने के लिए नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
कि अगर कला और संस्कृति हमारे अंदर है तो हमारे अंदर हिंसा का भाव नहीं आएगा। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि केदारनाथ सिंह ने एक लेख लिखा था भिखारी ठाकुर के ऊपर, कि जब वो गाते थे कि छुरा छुटल कैंची छुटल छुटल नोहरनिया, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में वो हथियार का वो प्रतीक है, छुरा कैंची और नोहरनी जो है। और जब कला संस्कृति के क्षेत्र में हम आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं छूट जाती हैं। तो बहुत बड़ी बात आपने कही, और आप रंगमंच के एक बड़े कलाकार रह चुके हैं, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि आपसे हमको बात करने का अवसर मिला, और हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।